हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस के सभी पांचों चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल चैनल पर जुड़ जाइए। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट हम ख़त्म करेंगे और साइंस के भी सारे चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। आपके एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है, बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला आपका चैप्टर है पावर शेयरिंग, दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, तीसरा है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज और पांचवा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम पावर शेयरिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम बात करेंगे दो कंट्रीज की, बेल्जियम एंड श्रीलंका कि कैसे इन दोनों कंट्रीज में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे और उन्होंने अपनी अपनी कंट्री में कैसे उस चीज़ का मैटर सॉल्व किया, क्या सॉल्व भी कर पाए कि नहीं कर पाए, किस तरीके से उन्होंने पावर को शेयर किया अपने कंट्रीज में। तो यही हम पहले चैप्टर पावर शेयरिंग में पढ़ेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेल्जियम एंड श्रीलंका की बात करी गई है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी बेल्जियम जो कि एक बहुत स्मॉलर कंट्री है यूरोप में, इतनी स्मॉलर है कि जो हम लोग की इंडिया का हरियाणा स्टेट है उससे भी स्मॉल है। इसके जो बॉर्डर्स हैं वो इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसके जो बॉर्डर है वो फ्रांस के साथ शेयर करती है, नीदरलैंड के साथ एंड जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के आसपास है, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन की हाफ है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्रीज इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इस कंट्री में जिस वर्ग के लोग रहते हैं वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है उस चीज़ को समझना, लेकिन हम लोग ध्यान से समझेंगे। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। जो टोटल पॉपुलेशन में 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश बेल्जियम के अंदर ही किसी रीजन का नाम है जहाँ पे 59% लोग रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। जो अदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और जो और 40% लोग हैं वो किसी वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। और जो 1% बेल्जियंस हैं वो जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। और जो इसकी कैपिटल सिटी है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो ज़्यादा रिच और पावरफुल थी। देखिए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जो कि बिल्कुल विरोधाभास थी डच स्पीकिंग कम्युनिटी की, जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट और एजुकेशन का काफ़ी बाद में मिल पाया था। This led to tension between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s, जिनकी वजह से जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, इनके बीच काफ़ी टेंशन का माहौल था। यानी कि काफ़ी ख़राब माहौल चल रहा था बेल्जियम में 50s और 60s के टाइम पे। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। और जो ये टेंशन थी ये सबसे ज़्यादा ब्रुसेल्स, जो कि उसकी कैपिटल थी बेल्जियम की, वहाँ ज़्यादा थी। ब्रुसेल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम थी कि जो डच स्पीकिंग पीपल है वो मेजॉरिटी में थे कंट्री में, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ थे वो कैपिटल में सबसे ज़्यादा थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी वहाँ की। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। अब इसी सिचुएशन को हम कंपेयर करेंगे श्रीलंका के साथ, जो कि एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन का मतलब वो होता है जो समुद्री तट से चारों ओर से घिरा हो। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि लोकेटेड है साउदर्न कोस्ट पे तमिलनाडु से साउथ की तरफ। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जो कि हरियाणा के बराबर है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन।
जैसे कि साउथ एशिया रीजन में काफ़ी डाइवर्स पॉपुलेशन होती है, यानी कि काफ़ी अलग अलग वर्ग, जाति, धर्म के लोग रहते हैं, वैसे ही श्रीलंका में भी काफ़ी डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स। जो मेजर सोशल ग्रुप है वो सिन्हाला स्पीकर है जो कि 74% है, एंड तमिल स्पीकर जो कि 18% है। अमंग तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप्स, और तमिल स्पीकर्स में भी दो सब ग्रुप है। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंका। जो तमिल नेटिव्स है कंट्री के, उन्हें श्रीलंकन कहा जाता है, जो कि 13% है। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्किंग ड्यूरिंग कलोनियल पीरियड। और इसके अलावा जितने हैं वो इंडिया से आए थे कलोनियल पीरियड के समय में, इन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता है। देखिए फिर से समझिएगा, जो वहीं के निवासी, जो वहीं के नेटिव्स हैं, उन्हें श्रीलंकन कहा जाता है, और जो इंडिया से आए थे कलोनियल पीरियड के द्वारा प्लांटेशन करने के लिए, उन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, जैसा कि आप ये मैप में देख सकते हैं, देखिए जो ऑरेंज ऑरेंज है ये श्रीलंकन तमिल्स की, यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, और जो ये ब्राउन ब्राउन है इधर पे इंडियन तमिल्स रहते हैं। ये श्रीलंका का मैप है। तो अब हम आगे देखते हैं। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंकन तमिल्स है वो नॉर्थ और ईस्ट में क्या कहते हैं सिचुएटेड है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जो ज़्यादातर सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं, ये देखिए जो येलो येलो रीजन में है, ये ज़्यादातर बुद्धिस्ट है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। और जो ज़्यादातर तमिल है वो या तो हिंदू है या तो मुस्लिम्स है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। और इसी में 7% क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो कि तमिल भी हैं और सिन्हाला भी है। जस्ट इमेजिन वॉट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अगर हम लोग इमेजिन करते हैं अगर ऐसी सिचुएशन बेल्जियम में होती तो क्या होती। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अगर ऐसा बेल्जियम में होता तो जो डच कम्युनिटी थी, जो मेजोरिटी में थी, वो अपनी मेजोरिटी का फ़ायदा उठा के फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी पर फोर्स कर सकती थी कि आप हमारी भाषा बोलिए। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता था आगे चल के। दिस वुड लेड टू अ वेरी मैशी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से जो एक बहुत हैवी पार्टीशन हो सकता था कंट्री में, जिससे उनकी कंट्री को बहुत नुकसान हो सकता था। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। दोनों कंट्रीज जो थी वो कोशिश करती कि वो क्लेम कर पाए ब्रुसेल्स को, जो कि कैपिटल थी बेल्जियम की। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। लेकिन श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो उससे भी बिगर मेजोरिटी में थी, जैसे कि डच थी बेल्जियम में। वो चाहती तो पूरे कंट्री में क्या कहते हैं रूल कर सकती थे, मेजोरिटी कर सकती थे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि दोनों कंट्रीज में क्या हुआ। अब देखिए मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि बहुसंख्यावाद श्रीलंका में अब कैसे हुआ। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उन्होंने कैसे देश में अपना राज जमा लिया। तो सबसे पहले समझते हैं लाइन बाय लाइन। श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। जो श्रीलंका थी ये 1948 में इंडिपेंडेंट हो गई थी। द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। और जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे, यानी कि जो सिन्हाला स्पीकर्स लोग थे, उनके जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी डोमिनेंस सिक्योर कर लिया, यानी कि अपना राज सिक्योर कर लिया गवर्नमेंट में अपनी मेजोरिटी दिखा के। यानी कि उन्होंने ऐसा दिखा लिया कि हम लोग मेजोरिटी में तो हमारा ही राज चलना चाहिए। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी कि जो डेमोक्रेसी से अडेप्ट करी गई थी गवर्नमेंट, उसने भी मेजोरिटेरियन मेजर टू इस्टेब्लिश उन्होंने भी सिन्हाला सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम सिन्हालाओं की बात मानेंगे। जिसके वजह से क्या हुआ, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज।
जिसकी वजह से क्या हुआ, 1956 में एक एक्ट को पास करा गया जिसमें कहा गया जो सिन्हाला लैंग्वेज होगी वो सिर्फ इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज होगी श्रीलंका की। जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने तमिल लैंग्वेज जो कि दूसरे नंबर पे थी उसको क्या कहते हैं डिसग्रेड कर दिया, यानी कि उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। वो नई नई पॉलिसीज लाते थे लेकिन वो सिर्फ प्रियोरिटी देते थे किसको, जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं, सिन्हाला स्पीकर्स हैं। कोई यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन हो गई, कोई गवर्नमेंट जॉब हो गई तो उन्हें अलग से रिजर्वेशन दिया जाता था सिन्हाला स्पीकर्स को, और पूरी प्रियोरिटी उन्हीं को दी जाती थी। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। जो श्रीलंका में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भी तय किया गया जो स्टेट यानी कि जो सरकार है वो प्रोटेक्ट करेगी यानी कि रक्षा करेगी, और फोस्टर यानी कि पोषण करेगी बुद्धिज्म की। और बुद्धिज्म कौन है, सिन्हाला बोलने वाले लोग। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग्स ऑफ अलाइंटेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। एक के बाद एक गवर्नमेंट बदलती गई और धीमे धीमे जो फीलिंग्स थी, अलाइंटेशन यानी कि जो बात थी श्रीलंकन तमिल्स की, उसको बिल्कुल से रिजेक्ट कर दिया गया। कोई भी बात श्रीलंकन तमिल्स की नहीं मानी जाती थी। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें समझ में आ गया जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स के द्वारा रूल करी जा रही है वो उनके लैंग्वेज और कल्चर का बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे हैं। किनके लैंग्वेज कल्चर का, तमिल बोलने वालों का। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। उन्हें समझ में आ गया तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं ये सिर्फ सिन्हालाओं के लिए हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं। इसमें इक्वल राइट्स का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है, हम लोग के साथ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है हर चीज़ में, जैसे कि जॉब्स हो गई, यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन निकलती है, हर अपॉर्चुनिटीज सिर्फ सिन्हालाओं को ही दी जा रही थी, सिन्हाला स्पीकर्स को। तमिल के लिए सब डिस्ग्रेड किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है, As a result, the relation between the Sinhala and Tamil communities strained over time। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे और जो तमिल स्पीकर्स थे उनके बीच के जो रिलेशन से बिल्कुल स्ट्रेन हो गए, यानी कि बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो गए, बिल्कुल उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध टाइप का शुरू हो गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाना शुरू कर दी और स्ट्रगल करना शुरू कर दिए जो तमिल है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, यानी कि मान लिया जाए, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। उनकी जो मांग थी कि जैसे सिन्हाला लोगों को अपना रूल बनाने के, अपना सब काम करने की परमिशन है, ऐसे ही श्रीलंकन तमिल्स को भी ऑटोनॉमी दे दी जाए, यानी कि स्वयं शासन करने की जिम्मेदारी दे दी जाए, या तो इक्वालिटी ला दी जाए, यानी कि समान अधिकार दिए जाए श्रीलंकन तमिल्स को भी और सिन्हाला स्पीकर्स को भी, और जो एजुकेशन है, जॉब से, सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी पैदा करी जाए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड बाय 1980s। पर उनकी हर डिमांड को बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता था और ये आखिरकार चला 1980s तक। उसके बाद क्या हुआ देखिए, बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम और स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। जिसकी वजह से क्या हुआ, 1980s में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने और उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया गया कि चलिए आप हमारी बात तो मान नहीं रहे, एक हमें तमिल स्टेट ही अलग करके दे दीजिए, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका, पूरा देश आप चलाइए, हमें अपना नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका का अलग दे दीजिए। जिसकी वजह से क्या हुआ, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। जो अभी तक एक दूसरे के खिलाफ भरोसा नहीं हो रहा था दोनों को, ये आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया, यानी कि लड़ाई बदल गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, जिसकी वजह से एक सिविल वॉर यानी कि दंगे की स्थिति शुरू हो गई श्रीलंका में। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। जिसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बहुत सारे लोगों की जान गई,
इससे उनके खुद के देश का ही नुकसान हुआ। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods। बहुत सारे जो फैमिलीज थे उनको देश से भगा दिया गया रेफ्यूजीज बना के, और बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारजनों, अपने खास लोगों की जान गंवा दी। The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009। जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो सोशल यानी कि सामाजिक स्थिति थी उस देश की, कल्चरल स्थिति थी और इकोनॉमिक लाइफ थी, वो बहुत पीछे ढकेलती चली गई और उनके देश का खुद ही नुकसान हुआ आपस में लड़ने का, और ये एंड हुई 2009 में। अब हम लोग आगे देखेंगे कि बेल्जियम ने इस केस में क्या किया। तो अब हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम में रहने वाले लोगों ने इसका क्या सलूशन निकाला। लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये जो लिखा है, व्हाट्स रॉन्ग इफ़ द मेजोरिटी कम्युनिटी रूल्स इफ़ सिन्हालास डोंट रूल इन श्रीलंका वेयर एल्स विल दे रूल। यानी कि क्या इसमें गलत है कि मेजोरिटी कंट्री को रूल कर रही है, अगर सिन्हाला रूल नहीं करेंगे तो वो कहाँ पे रूल करेंगे। तो इसका क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखें तो कितना आपको समझ में आया है। तो चलिए अब देखते हैं बेल्जियम के लोगों ने इसका क्या सलूशन निकाला। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। जो बेल्जियन के लीडर्स थे उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने देखा कि हमारा देश है, हमारे देश में हर तरह के लोग रहते हैं, रीजनल डिफरेंस भी है, कल्चर की डाइवर्सिटी भी है, यानी कि अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी है तो हमारे देश के ही वासी ना। तो उन्होंने क्या किया, बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out for an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। उन्होंने 1970 और 1993 के बीच अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, यानी कि 4 बार उसमें बदलाव किए कि जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो मिल बांट के रह सके, मिलजुल के रह सके, ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट किया। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative। Here are some of the elements of Belgian model। जो उन्होंने अरेंजमेंट किया वो कुछ हट के था, वो ऐसा था, बड़ा इनोवेटिव सा आइडिया था, और ऐसा बहुत कम कंट्रीज़ में ऐसा मॉडल दिखाई देता है। तो हम उस मॉडल्स के कुछ एलिमेंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले, Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। कॉन्स्टिट्यूशन पहला एलिमेंट था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहा कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है वो इक्वल हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। सब स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे नियम अगर बनाए जाएंगे तो उसमें हर ग्रुप से एक लीडर को चुना जाएगा जो उसमें अपने नियम देगा या अपनी राय देगा, जिससे कोई भी सिंगल कम्युनिटी डिसीजन ना बना पाए, सभी कम्युनिटी का मिल बांट के उसमें हाथ हो। Many powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country। देखिए, जो काफ़ी पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया उन 2 रीजन्स की। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बेल्जियम में 2 रीजन्स हैं, एक रीजन का नाम फ्लेमिश रीजन और एक का नाम है वलोनिया रीजन। तो उनको पावर्स भी दे दी गई थोड़ी सी। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सब ऑर्डिनेट नहीं होगी, यानी कि वो अपना काम खुद कर सकती है, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी दबाव नहीं होगा। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, वहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट थी जहाँ पे दोनों कम्युनिटियों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, बराबर की हिस्सेदारी दी गई थी। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर ली थी ब्रुसेल्स में, क्योंकि डच वालों ने पूरे कंट्री में कर ली थी।
Apart from the central government and state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर एक और गवर्नमेंट थी जिनको उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम दिया था, जो कि इलेक्ट करी जाती थी जो लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो लोग डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. जो डच बोलने वाले लोग थे या फ्रेंच बोलने वाले लोग थे या जर्मन बोलने वाले थे, ये मैटर नहीं करता वो कहाँ रहते हैं, पर ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये उनके सभी कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ का ध्यान रखती थी. You might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated even for the people living in Belgium. आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो ये बेल्जियन का मॉडल ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है. हालांकि वहाँ के लोगों को भी शुरुआती तौर में इसको समझने में काफ़ी दिक्कत हुई थी. बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार. लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे समय बीता ये अरेंजमेंट वहाँ के लोगों को समझ में आया और बहुत अच्छे से चलने लगा. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of country or linguistic lines. इससे क्या हुआ, वहाँ का कंट्री तो अच्छे से चलने ही लगी, लेकिन जो फ्यूचर में चल के कम्युनिटीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, जैसा कि श्रीलंका में हुआ सिन्हाला और तमिल बोलने वाले लोगों के बीच, वैसा यहाँ भी हो सकता था. लेकिन उन्होंने ऐसे नियम बना के एक लिंग्विस्टिक लाइन पे होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को बचा लिया. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was the chosen as its headquarter. जब बहुत सारी यूरोप की कंट्री एक साथ आई यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो ब्रुसेल्स को ही उनका हेडक्वार्टर चूज किया गया. What do we learn from these two stories of Belgium and श्रीलंका? अब देखिए हमने बेल्जियम और श्रीलंका की दोनों स्टोरीज से क्या लर्न किया. दोनों देश डेमोक्रेसी से चल रहे थे, येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली. लेकिन दोनों देशों ने पावर शेयरिंग के क्वेश्चन पे अलग अलग डील किया. श्रीलंका में जो मेजोरिटी थी उन्होंने कहा नहीं हम अपना राज चलाएंगे, लेकिन जो बेल्जियम था उन्होंने कहा नहीं हम मिल बांट कर रहेंगे और हम ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो. तो यही फ़र्क आया दोनों पावर शेयरिंग में. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्हें समझ में आ गया था कि अगर हमें कंट्री को अच्छे से चलाना है, यूनाइट होकर चलाना है, तो हमें जो माइनॉरिटी में कम्युनिटीज़ है उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनके इंटरेस्ट पर हमें ध्यान देना पड़ेगा. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement of sharing power. ये रियलाइजेशन का क्या रिजल्ट हुआ कि एक बहुत अच्छे तरीके से बेल्जियम में पावर की शेयरिंग हो पाई. पावर शेयरिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से देश की जो ताकत थी उसे इस तरीके से शेयर किया गया कि सभी को वो बराबर मिले. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. और श्रीलंका के एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो फोर्स करके डोमिनेट कर सकती है और जो यूनिटी है उसको भंग कर सकती है, बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है. ये हमें श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझ में आया. अब एक क्वेश्चन का हमें आंसर देना है. वाई imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. अगर हम देखें कि मेजॉरिटी की कम्युनिटी की जो विश है उसको पूरा कर देना, ये एक शॉर्ट रन में तो अच्छा सुनाई देता है कि हाँ मेजॉरिटी वालों की ही बात माननी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग रन के लिए देखें, अगर आपको देश को लंबा चलाना है, देश की यूनिटी को लंबा चलाना है, तो ये एक बहुत गलत फैसला है. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often affects majority adversely as well. जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का अत्याचार है, जो वो माइनॉरिटी पर दबाव डालते हैं, ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही खतरा नहीं है, आगे चल के एडवर्सली मेजॉरिटी के लिए भी खतरा है. There is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. देखिए दूसरा कारण है कि पावर शेयरिंग क्यों गुड है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि पावर शेयरिंग एक तरीके से स्पिरिट है डेमोक्रेसी की.
A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. जो डेमोक्रेसी के नियम है उसमें शेयरिंग पावर की शेयरिंग को इसलिए भी महत्व दिया गया है क्योंकि जो लोग इससे परेशान हैं या जो जो लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं ये उनके लिए एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। जो लोग हैं उनके पास अपना खुद का अधिकार होता है डेमोक्रेसी में कि वो कंसल्ट कर सके कि उन्हें कैसे गवर्न किया जाएगा। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सिटीजन्स खुद पार्टिसिपेट करें और गवर्नमेंट में अपना हिस्सा लें। Let us call the first set of reason prudential and the second moral। हमने दो कारण पढ़े पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो पहला कारण हमें बताता है कि जो पावर शेयरिंग है वो प्रूडेंशियल होनी चाहिए। प्रूडेंशियल यानी कि दूरदर्शिता। अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो हमारे देश का जो विजन है वो बहुत आगे तक है, हमारे देश में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस बहुत कम है। और सेकंड रीजन है मोरल, यानी कि देश की नैतिकता के लिए हमें क्या कहते हैं पावर शेयरिंग जरूरी है। While prudential region stress that power sharing will bring out better outcomes। देखिए जो प्रूडेंशियल रीजन है वो बताता है कि जो हमारे देश है वो पावर शेयरिंग से एक बेटर आउटकम्स निकल के आएंगे। और मोरल रीजन्स बताते हैं कि जो पावर शेयरिंग है ये बहुत वैल्यूएबल है, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है, इससे किसी का भी नुकसान नहीं है। अब इसके बाद खलील्स डायलेमा ये आप पढ़ सकते हैं, इस पर कोई स्टोरी दी गई है पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम आपको नहीं बताएंगे। इसके बाद देखिए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। देखिए पावर शेयरिंग से क्या रिजल्ट निकल के आया कि पहले के समय में जो पावर हुआ करती थी वो सिर्फ एक पर्सन के पास हुआ करती थी, लेकिन ये बिल्कुल उसका अपोजिट निकला। इससे पॉलिटिकल पावर जो थी वो डिवाइड हो गई। क्या कहते हैं देखिए लिखा है इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। पहले पावर डिवाइड नहीं होती थी लेकिन पावर शेयरिंग से उसको पावर्स पॉलिटिकल पावर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि एक उस समय के लिए तो अजीब सा फैसला था लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता था। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड इन वन प्लेस। पहले के समय में माना जाता था, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक आदमी के पास या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होनी चाहिए। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce them। माना जाता था अगर पावर्स को डिस्पर्स कर दिया गया यानी कि काफ़ी लोगों पे बांट दिया गया तो जो डिसीजन लेने में काफ़ी देर हो जाएगी और फैसले लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। पर ये जो नोशंस थे ये समय के साथ चेंज होते गए जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ती गई। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल ही ये है कि जो नॉर्मल जनता है, पब्लिक है, वही डेमोक्रेसी का सोर्स है, पॉलिटिकल पावर्स का सोर्स है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है उस पर जो जो लोग रूल करते हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह रूल करते हैं। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। लेकिन जो गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सभी डाइवर्स ग्रुप्स की रिस्पेक्ट करती है जितने भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, सबकी अपने अपना नज़रिया और सबको अपने व्यूज़ रखने का हक है। यही एक अच्छी डेमोक्रेसी में बताया गया है। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible। ऐसा माना गया है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर्स जो है वो सिटीजन्स जितने सिटीजन्स को दी जा सकी उतनी देनी चाहिए। In modern democracies, power sharing arrangement can take many forms. Let us look some of the most common arrangement that we have or will come across। हम लोग देखेंगे मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के किस तरीके से अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, उसके 4 तरीके हम लोग देखेंगे या फिर भविष्य में कुछ हो सकता है तो।
ये सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। डेमोक्रेसी में जो पावर शेयर होती है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में होती है, जैसे कि लेजिस्लेचर यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, और जुडिशरी जो हमारे कोर्ट होते हैं। इस तरीके से ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं और इनको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर का। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउस डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। देखिए इनके पास पावर्स तो अलग अलग होती है, लेकिन एक ही होता है। मान लीजिए अगर कोई गलती करता है तो दूसरा उसको सुधार सकता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, यानी कि सबको बराबर पावर्स दी गई, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दी गई है। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। और कुछ सेपरेशन भी बनाए गए हैं कि कोई सा भी ऑर्गन्स गवर्नमेंट का अनलिमिटेड पावर का यूज़ ना कर पाए। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। हर ऑर्गन का काम है कि वो दूसरे ऑर्गन को चेक करना, जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, जुडिशरी लेजिस्लेचर को चेक करता है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। जिससे क्या होता है कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच एक बैलेंस बना रहता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन थो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर। देखिए 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट में, वो भी कुछ ना कुछ पावर को एक्सरसाइज यानी कि रखते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए या फिर स्टेट असेंबलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार होते हैं, कोई भी फैसला लिया जाता है। Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislatures। लेकिन जो जजेस होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एग्जीक्यूटिव की जांच नहीं कर सकते या लेजिस्लेचर की जांच नहीं कर सकते। उनका काम ही होता है कि वो एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग करते हैं, कि एग्जीक्यूटिव यानी कि जो सरकार है वो सही से काम कर रही है, जो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में रूल्स बनाए जा रहे हैं वो सही है या नहीं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये जो पहला अरेंजमेंट हम लोगों ने पढ़ा है इसको चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। दूसरा आप पढ़ते हैं पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जो पावर है वो डिफरेंट लेवल्स पर कैसे शेयर करी जाती है अब उसको पढ़ते हैं हम लोग। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। देखिए एक कंट्री तो एक गवर्नमेंट तो आपको पता होगी पूरे सेंट्रल लेवल पर कंट्री लेवल पर होती है, और एक गवर्नमेंट बनाई गई रीजनल लेवल यानी कि स्टेट लेवल पर। सच आ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। और जो एंटायर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसे फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया में इसी गवर्नमेंट को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, जैसे कि इस समय जो पार्टी रूल कर रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हुई। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है इन्हें अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे देश में इसको स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। देखिए दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिस्टम हर कंट्री में फॉलो किया जाए कि पावर्स को स्टेट और सेंट्रल में डिवाइड कर दिया जाए। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूएसए में क्या कहते हैं ये रूल नहीं फॉलो होता है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक अवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जैसे कि हमारा देश है जहाँ पर ये लाए करती है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें भी कुछ पावर्स दे रखी है डिफरेंट लेवल्स पर। दिस इज वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। यही काम उन्होंने बेल्जियम में किया, जैसे कि पावर्स को डिवाइड कर दिया अलग अलग बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पर श्रीलंका में नहीं किया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस हुआ।
दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, और इस तरीके की डिवीजन को हम लोग फेडरल डिवीजन कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपालिटी एंड द पंचायत। और इंडिया में या फिर काफ़ी देशों में स्टेट गवर्नमेंट से भी नीचे कुछ पावर्स दी गई है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी हो गई और पंचायत हो गई। इनके पास भी अपने लेवल पर कुछ पावर्स होती है, जिससे कुछ एरियाज पे ये लोग भी फैसला ले सकते हैं। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। लेकिन जो पावर्स को डिवाइड किया गया है, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को रखा गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट को रखा गया, फिर लोकल बॉडीज़ को रखा गया, इन्हें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है, इन्हें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, फिर लोकल बॉडीज़ के पास होती है। इसके बारे में आप डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा फॉर्म आप समझते हैं, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो पावर है ये डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी शेयर हो सकता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पर, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ देशों में ऐसा इंतजाम किया जाता है, कुछ अरेंजमेंट किया जाता है, जो सोशली इकोनॉमिक वीकर लोग हैं और जो वीमेंस हैं उनके लिए ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि वो लोग लेजिस्लेचर्स पे और एडमिनिस्ट्रेशन पर रिप्रेजेंट करती हैं। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड असेंबलीज इन द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। हम लोगों ने पिछले साल 9th क्लास में पढ़ा था किस तरह से हमारी कंट्री में रिजर्वेशन काम करता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील अलाइंटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये अरेंजमेंट इसलिए करा जाता है कि जो हम लोग की डाइवर्स सोशल ग्रुप्स है, यानी कि जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, वो गवर्नमेंट से अलग ना हो सके, ऐसा ना फील कर सके कि गवर्नमेंट हम पर ध्यान ही नहीं दे रही है। The method is used to give minority communities a fair share in power. In unit 2 we shall look at various ways of accommodating social diversities। ये इसलिए भी दिया जाता है कि जो माइनॉरिटीज़ है कंट्री की, उन्हें दिख सके कि हाँ, जो पावर शेयरिंग हो रही है उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा हमें मिल रहा है। सेकेंड यूनिट में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। पावर, अब चौथा पॉइंट देखते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है ये हम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी देख सकते हैं, कुछ ग्रुप्स और मूवमेंट्स में भी देख सकते हैं। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। इन आर डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडेंट्स फॉर पावर्स। देखिए हमारा देश जैसे कि डेमोक्रेटिक है, एग्जाम्पल से समझिएगा, तो हमारे जो देश के सिटीजन्स हैं उनके पास राइट होना चाहिए कि हम इस कंटेस्टेंट को इलेक्शन में देखना चाहते हैं और इन्हीं में से हम किसी बेटर को वोट देंगे। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। जिसकी वजह से क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें एक कंपटीशन बनता है। सच कंपटीशन एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups। जिससे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पावर होती है किसी एक पार्टी के पास नहीं रह पाती है, जो कि हमारे कंट्री के लिए लॉन्ग रन के देखा जाए लंबे समय के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अपना काम करने का तरीका होता है। तो जिस वजह से देश को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि सब अपने अपने फील्ड को अच्छा करेंगे तो देश अपने आप ही पूरा अच्छा हो जाता है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest elections। कभी कभी ये इस तरीके का जो पावर शेयरिंग हो जाता है, 2 पार्टीज एक साथ भी कर सकती है जब अलायंस हो जाता है। अगर आप अलायंस का मतलब नहीं समझते हैं तो मैं बता देता हूँ कि जब 2 पार्टीज एक साथ मिल जाती है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए तो उसे अलायंस बोलते हैं। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। अगर उनकी
जो अलायंस गवर्नमेंट थी वो फॉर्म हो जाती है तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं और वो आपस में पावर शेयर करके रूल करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोस ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। हम लोग देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जिनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, जैसे कि कुछ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कुछ फार्मर्स होते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम देखते हैं कि उनके पास भी जो गवर्नमेंट की पावर है उसमें कुछ हिस्सा होना चाहिए, या तो डायरेक्टली होना चाहिए या वो किसी ना किसी फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हो गवर्नमेंट की, जैसे कि गवर्नमेंट की कोई कमेटी हो तो उसमें पार्टिसिपेट करें या फिर अपना कोई इन्फ्लुएंस दे सके, यानी कि अपना कुछ कुछ अपना भी राय बता सकें जिससे देश का जो कि कोई नियम का डिसीजन बनेगा उसमें उनकी राय ली जा सके। इन यूनिट थर्ड वी शेल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे वर्क करती हैं। तो आपका पहला चैप्टर पावर शेयरिंग ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, वरना सिर्फ हम लोग चैप्टर ही समझाएंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जितने भी दोस्त आपके क्लास 10th में सबको शेयर करिएगा। ऐसे ही सोशल साइंस और साइंस की हर चैप्टर के लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर व्यूइंग। जय हिंद।